Hello guys, I am Harsh, your instructor for today's topic which is basic concepts of macroeconomics। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होती है। अगर डेफिनेशन देखें तो मैक्रोइकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द मैक्रो लेवल और एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये है प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेटेड टू इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रिलेटेड टू बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो है जो इन सब प्रॉब्लम को स्टडी करता है एट अ होल लेवल, नेशनल लेवल पे। और माइक्रो इकोनॉमिक जो इसका कॉन्ट्रेरी पार्ट है वो सेम चीज़ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बट वो एट अ माइक्रो लेवल करता है, लाइक इंडिविजुअल हो गया या कोई कंपनी हो गया, वो स्मॉल लेवल पे करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये लार्ज लेवल पे करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। 4 टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट है फाइनल गुड, सेकंड है इंटरमीडिएट गुड, थर्ड है कंजम्पशन गुड्स, और फोर्थ है कैपिटल गुड्स। अब हम इन सारे गुड्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल गुड्स से। दोस्तों, फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होते हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंजम्पशन के लिए वो लोग यूज़ करते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको फाइनल कंज्यूमर्स भी कहते हैं। एग्जांपल मान लो ब्रेड। ब्रेड एक फाइनल गुड है क्योंकि इसे सीधा कंजम्पशन के लिए, डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्ट एंड। और इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं। जैसे आप समझ लो एग्जांपल है इसकी मशीन। मशीन एक फाइनल गुड है और इसके प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए। फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। और कंजम्पशन कंज्यूमर करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स। इसमें 2 बातें हमें जान लेनी ज़रूरी है कि फाइनल गुड्स कांट बी रिसोल्ड, इन्हें वापस से बेचा नहीं जा सकता। ये एंड प्रोडक्ट होते हैं, ये एंड यूज़ के लिए होते हैं, द फाइनल कंजम्पशन के लिए। और दूसरी बात है कांट बी यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ये एक बार जो है ये एंड प्रोडक्ट है, इसे आप प्रोडक्शन प्रोसेस में दोबारा यूज़ नहीं कर सकते कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप ऑफ गुड्स के बारे में जो कि है इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर रीसेल एंड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ये उस तरह के गुड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ये रॉ मटेरियल हो गए या कोई प्रोडक्ट जो रीसेल होता है। फॉर एग्जांपल अब रीसेल कर ले तो मिल्क परचेस्ड बाय डेयरी शॉप। आप देखोगे कि जो डेयरी शॉप है वो मिल्क परचेस करते हैं वापस कंज्यूमर को बेचने के लिए। तो ऐसे मिल्क इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि वो यहाँ पे रीसेल हो रहा है, डेयरी शॉप मिल्क खरीद रहा है और वो बेच रहे हैं कंज्यूमर्स को, तो यहाँ पे ये मिल्क रीसेल हो रहा है। तो रीसेल जो भी गुड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड होते हैं। फिर दूसरा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। फर्दर प्रोडक्शन में अगर आप एग्जांपल लो, जैसे मिल्क यूज्ड इन मेकिंग स्वीट्स। यहाँ पे आप देखो कि जो मिठाई होती है, मिठाई बनाने में दूध का इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ पे ये दूध इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हो। इंटरमीडिएट वो गुड है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे आपने मिल्क का यूज़ करके मिठाई बनाया तो ये एक इंटरमीडिएट गुड है हमें। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना है यहाँ पे फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, कि वो जो यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो उसी साल होना चाहिए। आप अगर एग्जांपल मानो कि 7 टन
ऑफ कोल लगते हैं ग्लास बनाने में। 7 टन्स ऑफ कोल लगे हैं ग्लास बनाने में। 7 टन्स ऑफ कोल। अगर अब इसमें हम इसी एक साल में अगर हमने सिर्फ 3 टन्स ऑफ कोल ही यूज़ किया ग्लास बनाने के लिए, तो जो ये 4 टन्स जो हमारे पास बच गए, अगर हमने ये जो एक साल में इस्तेमाल नहीं किया है, तब इसे हम फाइनल गुड में काउंट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं वो तभी काउंट होते हैं जब वो सेम ईयर में हो। जैसे इसमें अगर 7 टन्स ऑफ कोल है हमारे पास ग्लास बनाने के लिए, उसमें अगर हमने एक साल में सिर्फ 3 टन कोल का ही इस्तेमाल किया तो 4 टन हमारे पास बच गया, तो 4 टन ये फाइनल गुड में काउंट होगा, ना कि इंटरमीडिएट गुड में। अब इंटरमीडिएट गुड है डिराइव डिमांड। इसका डिराइव डिमांड होती है, ये फाइनल डिमांड के ऊपर इसका डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो कॉटन है, कॉटन की डिमांड क्लोथ्स, कॉटन से क्लोथ्स बनते हैं, तो क्लोथ्स है फाइनल गुड क्योंकि आप कंज्यूमर से डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, और कॉटन है इंटरमीडिएट गुड क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, इससे फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस होकर क्लोथ बनती है। तो कॉटन की डिमांड क्लोथ्स की डिमांड पे डिपेंड करती है। अगर क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो कॉटन की डिमांड भी ज़्यादा होगी, क्लोथ्स की डिमांड कम होगी तो कॉटन की डिमांड भी कम होगी। तो इसीलिए ये जो डिपेंडेंसी है इसके डिराइव डिमांड, इंटरमीडिएट गुड्स को डिराइव डिमांड कहते हैं क्योंकि ये अपनी डिमांड फाइनल गुड से डिराइव करता है। जैसी डिमांड फाइनल गुड की रहेगी उसी के अकॉर्डिंग इस इंटरमीडिएट गुड्स की भी डिमांड रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें जो जाननी है वो ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय गवर्नमेंट। ड्यूरेबल गुड्स हो गए वो गुड्स जो लॉन्ग पीरियड के लिए लास्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गई ट्रक्स, एयरक्राफ्ट्स एट्सेट्रा। ट्रक्स और एयरक्राफ्ट्स जो गवर्नमेंट खरीदती है, यहाँ पे ये हमें ध्यान देना है कि जो गवर्नमेंट खरीदती है, क्योंकि गवर्नमेंट फाइनल यूज़ के लिए नहीं खरीदती, गवर्नमेंट ट्रक्स, एयरक्राफ्ट्स ये सब डिफेंस मैकेनिज्म के लिए खरीदती है। तो ये जो ड्यूरेबल गुड्स है जो गवर्नमेंट खरीदती है वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अपने पर्सनल यूज़ एंड यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर रही है, ना ये बेचने के लिए, ये डिफेंस के लिए अपने जो यूज़ करती है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं, ना कि फाइनल गुड्स में। और थर्ड पॉइंट जो है कि इंटरमीडिएट्स गुड्स की जो वैल्यू मर्ज्ड विद फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की अलग से कोई वैल्यू नहीं होती है, ये फाइनल गुड्स के साथ ही इनका वैल्यू मर्ज होता है। आप फॉर एग्जांपल देखोगे कि अगर गेहूं है, वीट जिसे हम वीट कहते हैं, गेहूं की अगर दाम 400 है और जो गेहूं का उससे आटा बनता है फ्लोर उसके 1000 है, तो जो ये फ्लोर का दाम है 1000, इसमें वीट के दाम एडेड है। अगर आप फ्लोर के 1000 और वीट के 400 दोनों अलग अलग ऐड करोगे, 1000 + 400 1400, तो ये गलत है, ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। जो फ्लोर है उस पर वीट की प्राइस पहले से इंक्लूडेड है। तो वही है जो मैं लास्ट पॉइंट कर रहा, वैल्यू मर्ज्ड विद फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड है, ये इंटरमीडिएट गुड है, तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू फाइनल गुड में पहले से ही एडेड रहती है। डिफरेंस बिटवीन फाइनल और इंटरमीडिएट गुड के बीच में सबसे बड़ी यही है कि वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़। जो कि प्रोडक्ट का एंड यूज़ है वो डिसाइड करता है कि वो एक फ़ाइनल गुड है या एक इंटरमीडिएट गुड है, ना कि प्रोडक्ट। जैसे कि मिल्क है, मिल्क फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। तो हम प्रोडक्ट से ये नहीं बता सकते कि वो फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है। जो उसका एंड यूज़ है, वो किस काम में लिया जा रहा है प्रोडक्ट, उसी से हम डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंस करेंगे कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। एग्जांपल आप देखो भाई, अगर आप मिल्क अगर आप कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो एक फाइनल गुड है। और वही अगर आप मिल्क स्वीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एक इंटरमीडिएट गुड है। तो ये डिपेंड करता है कि आप यूज़ किस चीज़ कर रहे हो। एंड यूज़ ही डिसाइड करता है कि आप किस प्रोडक्ट आपका फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। जो भी एंड यूज़ होगा प्रोडक्ट का वही डिसाइड करेगा कि फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। ये मैंने एक प्रोडक्शन बाउंड्री बनाया है। प्रोडक्शन बाउंड्री ये होता है, जैसे ए है, ए एक मैन्युफैक्चरर है,
उसके पास कॉटन है, फार्मर कॉटन है, उसने बी को सेल किया, बी ने कॉटन से थ्रेड बनाया, फिर बी ने सी को सेल किया, सी ने उससे क्लोथ बनाया, फिर सी ने सीधे कंज्यूमर्स को सेल किया। तो आप इसमें देखो ये एक प्रोडक्शन बाउंड्री है। ये जो क्लोथ है, क्लोथ जो कंज्यूमर को गया, ये एक फाइनल गुड रिप्रेजेंट करता है। और ये जो भी है, जो ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री की लाइन है, तो इसके अंदर जो है वो है इंटरमीडिएट गुड। तो एक चीज़ हमें ये जाननी है कि इंटरमीडिएट गुड हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहता है। इंटरमीडिएट गुड रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, और फाइनल गुड प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करता है। तो ये हमें याद रखना है कि फाइनल गुड्स क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब हम देखेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में। फाइनल गुड्स के दो पार्ट हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स इज डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो हम आइए पहले कंजम्पशन गुड्स का देखते हैं। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली यूज़ होते हैं टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो डायरेक्ट यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड, बटर, मिल्क एक्सेट्रा। कंजम्पशन गुड ये वो गुड है जो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं। लाइक एग्जांपल हो गया ब्रेड, बटर एक्सेट्रा। इसके कंजम्पशन गुड्स के 4 सब पार्ट्स हैं, जो कि हैं ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ये ड्यूरेबल गुड्स मैंने आपको अभी बताया था कि ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, आप उन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। टीवी, रेफ्रिजरेटर ये सब ड्यूरेबल गुड्स हैं जो कि आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, मेनली फॉर 1 ईयर ओनली। इसके एग्जांपल हो गए क्लोथ्स, शूज़ एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है, वो एक ही बार यूज़ होते हैं। एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, सिंगल टाइम यूज़ ओनली। ये ऐसे गुड्स हैं जो एक ही बार यूज़ होते हैं। जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, हम मिल्क और ब्रेड एक ही बार में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर सर्विसेज हो गए हैं नॉन मटेरियल गुड्स। सर्विसेज हो गए नॉन मटेरियल गुड्स, ये इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ हो गए। लाइक एग्जांपल हो गए इसके टीचिंग, डॉक्टर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर बैंक जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ये सब हमारे कंजम्पशन गुड्स में आ गए। तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। एग्जांपल ब्रेड, बटर और उसके 4 सब पार्ट्स है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अनड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम देखेंगे कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये वैसे गुड्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स बनने में। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी हो, एक मशीन हम यूज़ करते हैं कोई दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मशीन हमारा कैपिटल गुड है क्योंकि मशीन हमें हेल्प करता है दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये जो कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं दूसरे गुड्स बनाने के लिए। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है डिराइव डिमांड। ये सेम इंटरमीडिएट गुड्स की तरह है कैपिटल गुड्स भी, कि इसके भी डिराइव डिमांड है। मशीन की डिमांड डिपेंड करती है उसके एंड प्रोडक्ट पे कि वो मशीन क्या बना रहा है। जो मशीन जो बना रहा है उसका अगर डिमांड हाई होगा तो मशीन की भी डिमांड हाई होगी, और जो अगर एंड प्रोडक्ट की डिमांड अगर लो होगी तो मशीन की डिमांड भी लो होगी।
तो ये डिराइव डिमांड है, जो मशीन से जो फाइनल आउटपुट निकल रहा है, फाइनल गुड जो बन रहा है, वो मशीन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सेकेंड है नीड्स रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट। कैपिटल गुड्स को रिपेयर और रिप्लेसमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें डैमेज आ जाते हैं या कुछ ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इसे रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी लाइफ टाइम बहुत होती है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया मशीन बहुत सालों तक चलती है। और फोर्थ है डू नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी। वे जब प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं कैपिटल गुड्स, तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं, अनलाइक प्रोड्यूसर गुड्स। जो प्रोड्यूसर गुड्स जैसे मिल्क अगर हम स्वीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मिल्क स्वीट्स में मर्ज हो जाती है, लेकिन वही अगर हम मशीन के इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें मशीन मर्ज नहीं होती। मशीन की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी रहती है, वो प्रोडक्ट के साथ मर्ज नहीं होती। तो इसलिए इसकी एक प्रॉपर्टी है डू नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना भी सेम कंजम्पशन गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की तरह ही है, कि इसके भी हमें एंड यूज़ देखना है कि किस लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मशीन अगर हाउस होल्ड के लिए यूज़ हो रहा है तो वो है कंजम्पशन गुड्स, और वही अगर वो कोई फर्म यूज़ कर रहा है तो वो है कैपिटल गुड्स। तो आपने देखा कि हम डिस्टिंग्विश इसके एंड यूज़ पे ही कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है गुड्स है उसकी एंड यूज़ क्या है। अगर वो हाउस होल्ड जैसे मशीन है, अगर हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है तो वो कंजम्पशन गुड है, और वही सेम मशीन अगर फर्म यूज़ कर रहा है तो कैपिटल गुड्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मशीन में ले लो सुइंग मशीन, जो टेलर यूज़ करते हैं, तो अगर वो टेलर यूज़ करते हैं तो उनके लिए कैपिटल गुड्स है, और सुइंग मशीन अगर हाउस होल्ड में यूज़ होता है, घर पे यूज़ होता है, तो वो कंजम्पशन गुड है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे ही डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, और इसी के कारण कहते हैं कि ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितने भी मशीन हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि आपने देखा अगर कोई मशीन है तो वो हाउस होल्ड भी यूज़ कर सकता है, और जब वो हाउस होल्ड यूज़ करेगा तो वो एक कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा, ना कि कैपिटल गुड्स। तो ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब हम आगे चल बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके बारे में स्टेटमेंट है, जिसके बारे में हमें जानना है, वो है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों ही गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं दूसरे गुड्स बनाने में। दोनों प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों ही प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर हेल्प करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में। प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो सिर्फ एक टाइम के लिए यूज़ होते हैं, जो स्पेशली रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल्स होते हैं, एग्ज़ाम्पल आप देखोगे तो कोल हो गया, वुड हो गया। हम वुड यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल चेयर बनाने के लिए। तो आप ऐसे सोचो, जो हम वुड हमने एक बार यूज़ कर लिया चेयर बनाने के लिए, वो सेम वुड हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते ये चेयर बनाने के लिए। जो एक बार वुड यूज़ हो गया है उसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये है, इसीलिए इसे सिंगल यूज़ का था, क्योंकि हम इसे एक ही बार यूज़ करते हैं। एक वुड को हम एक ही बार एक चेयर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड टाइम हम वो वुड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वुड यूज़ हो चुका होगा। और सेकेंड है इसमें कैपिटल गुड, जो प्लांट एंड मशीनरी को ही
डिनोट करता है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मशीन से हम एक ही प्रोडक्ट बहुत बार बना सकते हैं। और जहाँ पे ये कैपिटल गुड्स की सवाल है, कैपिटल गुड्स में सिर्फ प्लांट, मशीनरी ये सब होते हैं, और इसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही प्रोडक्ट बनाने में। तो अब हमें अगर आपको साफ डिफरेंस दिख रहा होगा कि प्रोड्यूसर गुड में सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कि एक ही बार यूज़ हो सकता है, और इसमें कैपिटल गुड्स भी होते हैं, जबकि कैपिटल गुड्स में सिर्फ कैपिटल गुड्स हो गए, प्लांट हो गए, मशीनरी से, जिसको हम बार बार एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स में भी हम जो प्लांट्स एंड मशीनरी है कैपिटल गुड्स के अंदर, उसे भी हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए कैपिटल गुड्स जो भी है वो तो प्रोड्यूसर गुड्स है ही, क्योंकि कैपिटल गुड्स हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, जो कि कैपिटल गुड्स में इंक्लूड नहीं होते। तो इसीलिए कहा गया ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। अब हम दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है स्टॉक एंड फ्लो। और स्टॉक और फ्लो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो स्टॉक वो होता है, स्टॉक इज़ मेजर्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। स्टॉक हम उसे कहते हैं जो कि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गुड्स इन गोडाउन ऑन 31 जनवरी 2015। तो ये आप देख सकते हैं कि गुड्स इन गोडाउन ऑन 31 जनवरी 2015, ये हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कर रहे हैं। हम ये कब कर रहे हैं, हम ये 31 जनवरी 2015 को कर रहे हैं। हम उस दिन देख रहे हैं कि उस दिन हमारे पास गोडाउन में कितना सामान है, कितना नहीं है, ये हम पार्टिकुलर पॉइंट में कर रहे हैं कि 31 जनवरी को ही कर रहे हैं हम। और इसके एग्जांपल है जैसे नेशनल वेल्थ। हम नेशनल वेल्थ आज किसी भी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में निकाल सकते हैं। जैसे अगर आज ही हम नेशनल वेल्थ अपना निकालना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे नेशन का वेल्थ कितना है। तो ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है, वेल्थ ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम नहीं निकलता है। वेल्थ जब भी आप किसी के भी निकालोगे, इंडिविजुअल पर्सन का भी अगर आप वेल्थ निकालते हो तो वो एक पॉइंट पे निकलता है। जैसे कि आज पे मेरी वेल्थ क्या है, तो वेल्थ पे आप सब इंक्लूड करते हो, इनकम, उसकी एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज़, जो भी है लाइबिलिटीज़ माइनस होती है, सब नेट करके उसका वेल्थ निकलता है। तो वो एक कोई भी पॉइंट पे होती है, पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि आज की उसकी नेट वेल्थ क्या है, फिर एक महीने बाद उसकी वेल्थ क्या है, वो ऐसे आप एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम निकाल सकते हो। और ऑन द अदर हैंड फ्लो क्या है, फ्लो है मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, स्टॉक एट अ पॉइंट किया जाता है, फ्लो ओवर अ पीरियड। इसके एग्जांपल हो गए गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2015। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2015। ये हम देख रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2015। ये हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, मतलब पूरे जनवरी में देख रहे हैं, ना कि 31 जनवरी। जैसे इसमें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम एक दिन के देख रहे थे, यहाँ पे हम पूरे जनवरी मंथ को देख रहे हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम किया जाता है, फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया जाता है। तो एग्जांपल है नेशनल इनकम। हम इनकम कोई साल के निकालते हैं, जैसे इनकम आते हैं ना, एवरेज पैकेज हो आती है, एवरेज एनुअली इनकम एनुअली निकालते हैं। तो एनुअली क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हम कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं निकाल रहे हैं, हम ओवर अ पीरियड निकाल रहे हैं। तो जो भी ओवर अ पीरियड होती है उसे हम फ्लो कहते हैं, और जो भी कोई पॉइंट एट अ पॉइंट पे निकालते हैं उसे स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या है।
और एक चीज़ जिसे आप में जानना है कि ये है, इट इज़ अ स्टैटिक कंसेप्ट और इट इज़ अ डायनेमिक कंसेप्ट। स्टैटिक मीन्स हो गया, डायनेमिक मीन्स हो गया चेंज। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, तो ये चेंज होता है, मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है तो ये चेंज होता है। डायनेमिक मतलब चेंज, और स्टैटिक मतलब होता है फिक्स्ड। मतलब जैसे आप अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम में देख रहे हो तो ये तो आपके लिए फिक्स्ड है ना, कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आज आप देख रहे हो कि गोडाउन में कितने सामान है, तो वो चेंज नहीं होने वाला है, वो जो है वो वही रहेगा। और अगर आप पूरे मंथ में देखोगे क्या हो रहा है, तो वो तो चेंज भी हो सकता है ना, वो डायनेमिक है, आएगी जाएगी बाहर, तो इसलिए उसे डायनेमिक कंसेप्ट कहते हैं फ्लो को, और स्टॉक को स्टैटिक कंसेप्ट कहते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आज हमने पढ़ा है कंसेप्ट्स के बारे में, उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट हम इसमें हमें पता करना है कि कौन से इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन फाइनल गुड्स है। तो फर्स्ट आप जैसे देख सकते हैं, फर्नीचर परचेज्ड बाय ए स्कूल। फर्नीचर परचेज्ड बाय ए स्कूल, ये क्या है? ये है एक फाइनल गुड। ये फाइनल गुड इसलिए है क्योंकि स्कूल ने जो फर्नीचर परचेज़ किया है वो एज ए इन्वेस्टमेंट है। ये कोई भी फर्दर प्रोडक्शन में ना यूज़ होगा फर्नीचर, ना ही इसे रीसेल किया जाएगा। ये स्कूल की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट है। तो हमने जैसे पढ़ा था, फाइनल गुड वो है जो या तो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए होते हैं या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, तो इसलिए ये फाइनल गुड है। परचेस ऑफ राइस बाय अ ग्रॉसरी शॉप, तो आपको दिख रहा है कि ये राइस बाय अ ग्रॉसरी शॉप, तो ग्रॉसरी शॉप वापस रीसेल करेगा। तो रीसेल में हमें पता है जब रीसेल होता है तो वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि फाइनल गुड हम रीसेल नहीं कर सकते हैं। थर्ड, चौक, डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय ए स्कूल, सेम, ये है इंटरमीडिएट गुड्स। अनसोल्ड कोल विद अ ट्रेडर एट अ ईयर एंड, मैंने बताया था ये अनसोल्ड कोल जो नहीं बिका है एट द ईयर एंड, तो ये फाइनल गुड में काउंट होगा, क्योंकि मैंने बताया था इंटरमीडिएट गुड्स वही है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं विद इन अ ईयर। अगर जब वो एक ईयर से पार हो जाते हैं एट द ईयर एंड, अगर वो नहीं बिका है तो ये अनसोल्ड कोल ट्रेडर के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट है, तो एज ए इन्वेस्टमेंट में वो फाइनल गुड में काउंट होगा। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाई अ फर्म, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाई अ फर्म, ये रेफ्रिजरेटर फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी फाइनल गुड में ही आएगा। पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज बाई अ बिजनेस यूनिट, बिजनेस पोस्टेज स्टैम्प्स को यूज़ कर रहा है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इसका काम आएगा, तो ये इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि आप देख सकते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स ना ही बिजनेस यूनिट के लिए इन्वेस्टमेंट है और ना ही ये कंजप्शन है। ये पोस्टेज स्टैम्प बिजनेस यूनिट यूज़ करेगा, इसलिए ये इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सेविंग्स, सेविंग्स आप जानते हैं जैसे कि सेविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, और हमने पढ़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्लो। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज आल्सो टेक प्लेस ओवर द टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी फ्लो है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2009, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ले रहे हैं हम, ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मेजर कर रहे हैं ऑन 31 मार्च 2009, हम 31 मार्च को कर रहे हैं, तो इसीलिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वेल्थ, वेल्थ मैंने आपको बताया था, वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं। वेल्थ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किया जा सकता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ मेजर नहीं किया जा सकता। ओवर अ पीरियड ऑफ इनकम हम मेजर कर सकते हैं, बट वेल्थ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है, इसीलिए स्टॉक कंसेप्ट है। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल ऑन 31 मार्च 2009, अगेन ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़ा है? स्टॉक। फिर सिक्स्थ वन है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2009, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2009, ये होल ईयर का बात हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो होल ईयर में तो हमें पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को फ्लो कंसेप्ट कहते हैं। तो गाइस आई होप कि आप सबको समझ आया जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है। जो बाकी के कंसेप्ट हैं मैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो प्लीज़ आप लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पे हमें ज़रूर फीडबैक और सजेशन आप अगर कुछ देना चाहते तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि हम आगे और इम्प्रूव कर सकें और आपको और अच्छे वीडियो दे सकें। सो प्लीज़ टिल देन थैंक यू।